नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत होते राहुल गांधी की। हिमाचल में पीएम मोदी को करारा जवाब देते खड़गे की। जानेंगे नोटबंदी पर आज सुनवाई में केंद्र सरकार से क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। G20 शिखर वार्ता के लोगों पर कैसे घिरी मोदी सरकार। बात करेंगे राजस्थान उपचुनाव में अपनी हार मानती बीजेपी की, राज्यपाल को बर्खास्त पर अड़ी तमिलनाडु सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश को मिले नए चीफ जस्टिस की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर विधानसभा के लिए नोटिफिकेशन पर 48 घंटे के लिए लगाई रोक। 10 नवंबर को रामपुर सेशन कोर्ट करेगा आजम की सजा पर सुनवाई। सजा पर लगाई रोक तो टल जाएगा उपचुनाव। नितिन गडकरी ने की मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों की तारीफ। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया गडकरी को मास्टर शेफ। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। दूसरे सेमीफाइनल में 10 नवंबर को इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 152 अंकों की गिरावट के साथ 61,034 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 46 अंक टूटकर 18,157 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को निखार दिया है। 2 महीने की यात्रा ने राहुल गांधी को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है। 5 राज्यों के सफर के बाद अब यात्रा महाराष्ट्र में है, जहां यात्रा में जल्द ही विपक्षी नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलने वाला है। अपनी यात्रा के 63वें दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 4 राज्यों को कवर कर चुकी है। यात्रा दक्षिण भारत को कवर करती हुई अब मध्य भारत में पहुंच चुकी है। अब तक यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में अपना सफर पूरा कर चुकी है। महाराष्ट्र में यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में राहुल ने मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, मजबूरी डर बने और डर नफरत में तब्दील हो, लोग उलझे रहें और हम दो हमारे दो का राज चलता रहे। भाजपा की विभाजनकारी नीतियों का यही मकसद है। अपने इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें राहुल ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये है कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता, पब्लिक सेक्टर में नहीं मिल सकता, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल सकता, और इससे पूरे देश में डर फैल रहा है। किसानों को MSP नहीं मिलती, कर्जा माफ नहीं होता, उनके दिल में डर पैदा होता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाता है तो पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनके दिल में डर पैदा होता है। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान लगातार बीजेपी और पीएम मोदी की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं उनकी यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। महाराष्ट्र में भी यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के आदित्य ठाकरे 11 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, जबकि एनसीपी के जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और जितेंद्र अवध कल शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुरुवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र पहुंची थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को नांदेड़ जिले में मौजूद गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की शख्सियत में निखार आ रहा है, तो वहीं हिमाचल में पीएम मोदी ने कांग्रेस को विकास का दुश्मन बताया। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने कहा, कांग्रेस झूठे वादों में विश्वास नहीं करती, बल्कि जो कांग्रेस कर सकती है वो वादे करती है। साथ ही खड़गे ने कहा कि हिमाचल की जनता इस बार मोदी के झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी। तो कैसे खड़गे ने मोदी पर किया वार, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 नवंबर को हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने हिमाचल में डेरा डाल लिया है और आज पीएम मोदी ने राज्य में एक के बाद एक 2 रैलियों को संबोधित किया और अपनी इन रैलियों में पीएम कांग्रेस को कोसते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने शिमला और सोलन में जनसभाओं को संबोधित किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये झूठे वादे करते हैं, इनके वादों के झांसे में नहीं आना। साथ ही कांग्रेस की हिमाचल के लिए दी जाने वाली 10 गारंटियों को भी गिनाया। साथ ही खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा कि हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए
हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिससे राज्य का सियासी पारा काफी गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सैनिकों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस स्वभाव से विकास की दुश्मन है, वो लोगों को मुसीबत में जीने के लिए छोड़ देती है, लेकिन बीजेपी हिमाचल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। पीएम मोदी के वार पर खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा है कि हिमाचल में विकास के लिए कांग्रेस जरूरी है, तभी युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। हिमाचल की जंग अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है, जहां बीजेपी पर कांग्रेस भारी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। इधर आज नोटबंदी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या नोटबंदी मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा करने वाला है? तो आज नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर हलफनामा मांगा था। आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा के संबंध में फाइलें तैयार रखने को कहा था और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ को सुनवाई करनी थी, लेकिन केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल नहीं कर पाई। इसके लिए केंद्र ने कुछ समय और मांग लिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शर्मिंदा करने वाला कहा। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि इस तरह से हम कभी भी अगली तारीख तय नहीं करते। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं, वो नोटबंदी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जब पीठ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि हमें हलफनामा दायर करने के लिए 1 हफ्ते का और समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आमतौर पर एक संविधान पीठ इस तरह कभी भी स्थगित नहीं होती है। हम कभी ऐसे नहीं उठते। ये कोर्ट के लिए भी बेहद शर्मनाक है। हम कभी भी इस तरह से अगली तारीख तय नहीं करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 24 नवंबर तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। संविधान पीठ की सख्त टिप्पणी के बाद अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि ये उनके लिए शर्मनाक है। इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने कहा कि स्थगन के लिए एक संविधान पीठ से पूछना सामान्य बात नहीं है। उन्हें बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और आरबीआई और केंद्र सरकार हलफनामा दाखिल करने के लिए अपना समय ले सकती है। याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व ने भी इस स्थिति को शर्मनाक बताया। नोटबंदी पर बुरी फंसी मोदी सरकार की कोर्ट ने भी आज फजीयत कर दी। फजीयत तो G20 की बैठक को लेकर कांग्रेस बीजेपी की कर रही है। कांग्रेस ने आज G20 के लोगों में कमल के फूल के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि G20 के लोगों में बीजेपी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। इससे साफ है कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी खुद को बढ़ावा देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। देश के 2 प्रमुख राज्यों में चुनाव है और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए जमकर प्रचार कर रही है, लेकिन अब बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए और पार्टी का प्रचार करने के लिए G20 समूह की बैठक का भी इस्तेमाल कर रही है। ये कहना है विपक्ष का। दरअसल G20 समूह की अध्यक्षता के लिए भारत की तरफ से तैयार किए गए लोगों में कमल का फूल लगाया गया है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना करते हुए बीजेपी पर बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह के एक कदम को खारिज कर दिया था। जयराम रमेश ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, 70 से भी ज्यादा साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 की भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। ये बहुत चक्का कर देने वाला तो है ही, ये भी बता रहा है कि मोदी जी और बीजेपी बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं गंवाने वाले। जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी G20 के आधिकारिक लोगों में कमल का फूल होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इस एम्बलम में कहां से आ गया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है, बीजेपी की सरकार है? और सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन फैमिली को नारा दे रही हो, कौन यकीन करेगा? इस एम्बलम को हटाना चाहिए और इसमें से कमल के फूल को हटाना चाहिए।
कांग्रेस की आपत्ति के बाद सियासत गर्मा गई और बीजेपी की तरफ से पलटवार का दौर शुरू हो गया और इस मामले में बीजेपी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन चुनाव के दौरान लोगों में बदलाव करके कमल का ही फूल लगाना सवाल तो खड़े करता है। प्रमोशन के लिए बीजेपी हर मौके पर चौका लगाने की जुगत में रहती है और फिर विपक्ष के सवालों से घिर जाती है। इधर राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अपने एक बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। सतीश पूनिया ने उपचुनाव होने से पहले ही अपनी हार मान ली है। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है तो बीजेपी अभी से हार मानकर चल रही है। राजस्थान में चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आ जाएंगे। दोनों पार्टियां उम्मीदवारों के चयन में जुटी हैं। 4 साल पहले हुए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के भंवर लाल शर्मा को जीत मिली थी। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मतदाताओं की सहानुभूति का लाभ उसे मिलेगा। कांग्रेस भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दे सकती है तो बीजेपी में पूर्व विधायक अशोक पींचा, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, शिवचंद सोहू और सत्यनारायण साहू दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सभी दावेदारों की नींद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उड़ा दी है। सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में उपचुनाव तो कांग्रेस जीतती है, यानी बीजेपी के अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया है कि सरदार शहर विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव भी कांग्रेस के खाते में जा सकता है। कांग्रेस नेता इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं कि चुनाव से पहले ही पार्टी ने हार मान ली है। वैसे राजस्थान में हुए उपचुनावों को देखें तो सतीश पूनिया का दावा ठीक बैठता है। पिछले 9 सालों में, जिसमें 5 साल बीजेपी की सत्ता थी, राजस्थान में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 9 पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 3 सीट ही आई। वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 कांग्रेस को और 2 बीजेपी को मिली थी, जबकि गहलोत के 4 साल के कार्यकाल में 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं। उसमें से कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी एक ही सीट जीत पाई है। इस दौरान प्रदेश में 2 बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों ही बार राज्य की 25 सीटों में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। लेकिन 2018 में अजमेर और अलवर में 2 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए तो दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीत ली। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी दबाव में है, तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल राज्य की सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है तमिलनाडु में, जिसको लेकर अब तमिलनाडु सरकार ने एक फैसला किया है। तो क्या है तमिलनाडु सरकार का फैसला, देखते हैं ये रिपोर्ट। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के बीच तनातनी की खबरें तो सुर्खियों में बनी हुई थी। इस बीच अब तमिलनाडु से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है और सत्ताधारी डीएमके और राज्यपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, सत्ताधारी डीएमके ने तो राज्यपाल आर.एन. रवि को शांति के लिए खतरा बताते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की गई है। डीएमके ने ज्ञापन में कहा है कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान और कानून के संरक्षण, रक्षा और बचाव की शपथ का उल्लंघन किया है। डीएमके ने आरोप लगाया कि वे विधानसभा के पारित विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक रूप से देरी करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने आर.एन. रवि को संवैधानिक पद के लिए अयोग्य करार देते हुए कहा कि कुछ लोग उनके बयानों को देशद्रोही मान सकते हैं क्योंकि उनके बयान सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करते हैं, वहीं बर्खास्त होने के योग्य हैं। यानी साफ है, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे राज्यपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब राष्ट्रपति की तरफ से इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन केरल और दिल्ली के बाद एक और राज्य से इस तरह का ही मामला सामने आना अपने आप में सोचने वाली बात है। तमिलनाडु सरकार का साफ तौर पर कहना है कि राज्यपाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को लोगों की सेवा करने से रोकते हैं, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया जाए। आपको बता दें, डीएमके ने इस महीने की शुरुआत में समान विचारधारा वाले सभी सांसदों को पत्र लिखकर आर.एन. रवि को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन करने का आग्रह किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश के नए चीफ जस्टिस की। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया को दिए अपने पहले बयान में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, आम नागरिक की सेवा करना
मेरी पहली प्राथमिकता है। आज फिर देश को नया सीजीआई मिल गया है। यूयू ललित के बाद अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया। नए चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब पिता पुत्र सीजीआई बने हों। उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी 7 साल से ज्यादा समय तक सीजीआई रहे थे। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से अपनी अलग पहचान बनाई है। चीफ जस्टिस नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगातार 10 घंटे तक सुनवाई की थी। वहीं सबसे अहम बात जो चंद्रचूड़ को औरों से अलग बनाती है कि कानून और न्याय प्रणाली की अलग समझ की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 बार अपने पिता पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फैसले को भी पलटा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1976 के ADM जबलपुर केस में पूर्व चीफ जस्टिस और अपने पिता VY चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने पूर्व सीजीआई के फैसले को गंभीर रूप से गलत बताया था। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया है। पहली बार मैरिटल रेप को परिभाषित करते हुए विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया। अब आज से DY चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार संभाल लिया है। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल है और वो ठीक 10 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।